ओके गाइस, तो आ चुकी हैं समर्स और समर्स हॉलीडेज में एक से बढ़कर एक मूवीज रिलीज होती हैं और उसमें लेटेस्ट एंट्री है जॉन विक चैप्टर 4। कियानू रीव्स एके जॉनथन विक एके बाबा यागा। You ready, John? Yeah. इज बैक टू द फुल ग्लोरी। तो कहानी की स्टार्टिंग से यही दिखाया जाता है कि जॉन विक अंडरग्राउंड प्रैक्टिस कर रहा है हाई टेबल से बदला लेने के लिए। अब आपने पहली वाली सीरीज नहीं देखी तो इतना समझ लीजिए कि हाई टेबल एक कॉर्पोरेशन है, कंपनी है जो क्राइम की दुनिया के सारे डिसीजंस लेती है। और हाई टेबल में टोटल 12 सीट्स होती है, 12 लोगों की काउंसिल, जिसके मेंबर्स चारों तरफ के कॉन्टिनेंट से चूज किए जाते हैं, फ्रॉम रशिया टू अमेरिका, फ्रॉम जापान टू सऊदी अरेबिया। अब हाई टेबल के अपने असूल, आदर्श और परंपरा ये सब हैं, और जिसने इन नियमों को तोड़ा उसको हाई टेबल ने फोड़ा। मुझे क्यों तोड़ा? तो अब इसी तरीके से हाई टेबल ने जॉन विक की सुपारी निकाल दी है क्योंकि इसने कुछ रूल तोड़े थे। लेकिन हाई टेबल को क्या पता कि भैया ये है जॉन विक, असैसिन्स का बाप, जिसकी अगर हटी तो सबकी फटी। अब जॉन विक चैप्टर 3 तक तो ये दिखाया था कि किस तरीके से हाई टेबल जॉन विक के हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है और उसको यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही। लेकिन जॉन विक 4 में उल्टा है। यहाँ पे जॉन विक अपनी फुल फॉर्म में तैयारी कर रहा है हाई टेबल को तहस नहस करने के लिए। यहाँ पे जॉन का सबसे पहला शिकार बनता है एल्डर, जिसकी पोजीशन हाई टेबल से भी ऊपर है। यहाँ पे एल्डर उसको वार्निंग भी देता है कि मुझे कुछ हुआ तो तुम नहीं बच पाओगे। Not really. लेकिन जॉन अपने फुल रेज मोड में पट से हेडशॉट देता है। अब हमारे जॉन भैया ने कांड तो कर ही दिया है तो ऑब्वियसली मैटर तो बड़ा बन ही जाएगा। एल्डर को मारने के बाद से अंडरवर्ल्ड में चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और यहाँ पे एंट्री होती है इस कहानी के मेन विलन की, मार्कस, जो शक्ल से तो बहुत भोला है लेकिन दिमाग से एक नंबर का हरामखोर है। अब मार्कस का सिर्फ एक ही मकसद है, जॉन विक का खात्मा किसी भी कीमत पे, जिसके लिए वो विंस्टर को बुलाता है, उसका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बंद करवा देता है और विंस्टर के सबसे प्यारे दोस्त और राइट हैंड को गोली से उड़ा देता है। अब मार्कस को ऑब्वियसली ये तो पता ही है कि जॉन विक जैसे शार्प असैसिन को खत्म करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए उसको तलाश है बेस्ट ऑफ द बेस्ट असैसिन की। और उसी पर्पज से यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इपमैन भैया यानी कि डॉनी येन। और भाई साहब, डॉनी येन की आंखें नहीं है और आंखें ना होने के बाद भी स्किल्स इतने शार्प हैं, सेंसेस इतनी स्ट्रांग है कि बिना देखे आसपास 100-150 बंदों को तो ऐसे ही उड़ाते हैं। अब डॉनी शुरू में ये चाहता नहीं है लेकिन अपनी फैमिली की खातिर ना चाहते हुए भी जॉन विक की सुपारी ले ही लेता है। इसके साथ साथ मार्कस ने $15 मिलियन का ओपन कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिकली रिलीज कर दिया है, यानी कि जो भी असैसिन जॉन विक को मारेगा उसको $15 मिलियन। तो अब बेसिकली जॉन विक को मारने के लिए कोने कोने में हर जगह पे असैसिन्स उसको ट्रैक कर रहे हैं, साथ में डॉनी येन की पूरी टीम भी पीछे पड़ी हुई है। तो इतनी हीट से बचने के लिए और नई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जॉन विक पहुंच जाता है ओसाका कॉन्टिनेंटल जापान में, क्योंकि इस होटल का मैनेजर शिमाजू जॉन विक का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक विंस्टन की तरह। लेकिन वो अभी पहुंचा ही नहीं होता और उसके पीछे पीछे एक ओपन असैसिन नोबडी होटल में चेक इन कर लेता है। अब इस होटल के मैनेजर की जो बेटी है जिसका नाम अकीरा है, वो अपने फादर शिमाजू को बार बार बोलती है कि जॉन विक की मदद करना बंद करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो हाई टेबल उनको भी विंस्टन की तरह पनिश कर देगी। अब ये सब आर्ग्यूमेंट्स चल ही रहे होते हैं, तभी एकदम से यहाँ पहुंच जाती है डॉनी येन और उसकी पूरी टीम। ऑब्वियसली डॉनी का दिमाग बहुत तेज है, उसको ये पता लग गया है कि जॉन विक यहीं पे छुपा हो सकता है। अब डॉनी यहाँ पे पहुंच के सीधी वार्निंग देता है शिमाजू को, बोलता है बेटे चलो अपना बोरिया बिस्तर संभालो और जॉन विक को हमारे हवाले करो। शिमाजू बोलता है कि जॉन विक हमारा गेस्ट है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और बस फिर क्या, यहाँ पे शुरू हो जाती है गैंग वॉर। और गाइस, ये जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। नाइफ्स, स्वॉर्ड्स, गन शॉट्स, क्या नहीं यूज किया गया। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कॉम्बैट शुरू होता है जॉन विक और डॉनी येन के बीच में। डॉनी जिसकी आंखें भी नहीं है, वो जॉन विक जैसे असैसिन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो चाहे गन कॉम्बैट हो,
उसी पे भारी पड़ने लगता है। लड़ते लड़ते एक पॉइंट पे जब डॉनी जॉन विक को नॉकआउट करने ही वाला होता है, मारने ही वाला होता है, हमें लगता है कि अभी गया जॉन विक। वहीं अचानक नोबडी जॉन विक को डॉनी से बचाता है गोली चला के, क्योंकि उसको पैसों का लालच है। जिसने मारा $15 मिलियन उसके। बट यहाँ पे एक कैच है। ये जो नोबडी है ये बहुत ही शातिर है। इसको पता है कि अभी तो सिर्फ $15 मिलियन है, अभी ये इनाम तो $20 मिलियन तक, $30 मिलियन तक भी जाएगा। तो बेसिकली जो नोबडी है वो चालाकी से हर एक मोमेंट पे जॉन विक की मदद कर रहा है ताकि जॉन विक बचता रहे और उसके मारने की कॉन्ट्रैक्ट की रकम बढ़ती जाए और फाइनली वो उसको मारे और इनाम जीत जाए। अब जॉन विक तो यहाँ से बच के निकल जाता है, लेकिन अफसोस ओसाका कॉन्टिनेंटल का जो मैनेजर था उसको डॉनी येन मार देता है, लेकिन उसकी बेटी को छोड़ देता है। और वो क्यों छोड़ता है वो पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मैं आगे बताऊंगा। अब जंप होता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पे जॉन विक पहुंच जाता है न्यूयॉर्क विंस्टन के पास मार्कस की सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन विंस्टन जॉन विक को समझाता है कि बेटे ऐसे कब तक चलेगा, कितनों से लड़ोगे, एक दिन मारे जाओगे, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। जॉन विक हैरान होकर बोलता है कि क्या स्ट्रैटेजी? तो विंस्टन उसको समझाता है कि वो मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज करे। चैलेंज ये है कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हाई टेबल जॉन विक को नहीं मार पाई तो हाई टेबल को जॉन विक को फ्रीडम देनी पड़ेगी। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चैलेंज तभी एक्सेप्ट हो सकता है जब जॉन अपनी फैमिली रुस्का रोमा जो हाई टेबल की एक मेंबर है उससे दोबारा से कनेक्शन स्टैब्लिश करे। अब ये बात जॉन की समझ में आ जाती है और वो पहुंच जाता है अपनी फैमिली से कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करने के लिए, जैसा कि विंस्टन ने कहा था। और यहाँ पे जॉन विक अपनी फैमिली के पास पहुंचता है। वहाँ पे फैमिली उससे बहुत ज्यादा नाराज है, उस पर अटैक करती है। रुस्का की कजन सिस्टर जॉन को बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को इतना नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई करो। तो जॉन विक बोलता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ। तो बदले में केटिया बोलती है कि अगर जॉन विक किला फैमिली जिसने केटिया के फादर को मारा है उसको मार के अपनी फैमिली का बदला ले सकता है और ऐसा कर दिया तभी वो अपनी फैमिली से रिकनेक्ट हो सकता है और इसी कंडीशन में जॉन विक की आवाज हाई टेबल पे रखी जा सकती है। बस फिर क्या, जॉन विक वही करता है जो उसको करना आता है। वो पहुंच जाता है किला के पास और उसको उसी की टेबल पे छड़ से उखाड़ के फेंक देता है और इसी के साथ उसकी फैमिली खुश हो जाती है, सब कुशल मंगल। थोड़ी देर हम साथ साथ है वाली फीलिंग लेके जॉन विक पहुंच जाता है विंस्टन के पास, क्योंकि अब मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन होने वाला है जहाँ पे जॉन विक और मार्कस का आमना सामना होगा। बस फिर क्या, विंस्टन पहुंच जाता है मार्कस के सामने, बोलता है कि जॉन विक ने तुम्हें ड्यूअल चैलेंज किया है। मार्कस थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है मेरी चलेगी यहाँ पे। इतने में विंस्टन एक और बात बोल देता है जिससे मार्कस के होश उड़ जाते हैं। तो विंस्टन ये बोलता है कि अगर जॉन ये चैलेंज जीत जाता है तो तुम्हें शर्त नंबर 1 जॉन विक का किलिंग कॉन्ट्रैक्ट बंद करना होगा। शर्त नंबर 2 विंस्टन को इंटर कॉन्टिनेंटल का मालिक बनाना होगा। मार्कस बोलता है चलो ये सब ठीक है, जॉन विक को भेजो। और अब आ जाते हैं हमारे जॉन विक फेस ऑफ विद मार्कस। एक तरफ सबसे शातिर एंटी हीरो और दूसरी तरफ सबसे कमीना विलन। यहाँ पे ये नंबर चैलेंज गेम खेलते हैं जिसमें ये डिसाइड होता है कि जॉन विक को एक सैक्रिको नाम की जगह है, वहाँ पे सूर्य की पहली किरण पे एकदम प्रेजेंट होना पड़ेगा और यहाँ पे एक बाउंटी गन चैलेंज होगा बिटवीन जॉन विक एंड डॉनी येन। यहाँ पे मार्कस जॉन विक को एक चेतावनी भी देता है कि अगर वो सूर्य की पहली किरण पे नहीं पहुंच पाया तो सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जॉन विक को मार दिया जाएगा। और यहाँ पे विंस्टन बोलता है कि अगर जॉन विक ये जीत जाता है तो तुम्हें उसको आजाद करना होगा और मुझे होटल का मालिक बनाना होगा। अब बस एक रात बची है। यहाँ पे जॉन विक डॉनी येन से मिलता है, दोनों थोड़ी बहुत इमोशनल बातें करते हैं अपनी अपनी फैमिली के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मार्कस जॉन को रोकने के लिए एक नई शातिर चाल चलता है और अपने आदमियों को बोलता है कि जॉन की किलिंग कॉन्ट्रैक्ट की रकम बढ़ा के $26 मिलियन कर दो ताकि जॉन विक सुबह तक सकारो पहुंच ही ना पाए। और अब फाइनली बाउरी किंग और विंस्टन जॉन विक को ऑल द बेस्ट बोलने आते हैं। बाउरी किंग यहाँ पे जॉन विक को एक बुलेट प्रूफ आर्मर सूट देता है। अब यहाँ पे बाउंटी और ओपन कॉन्ट्रैक्ट रेडियो पे खुले आम बताया जाता है और जॉन विक भी ये सुन लेता है। और अब शुरू होता है फाइनल काउंटडाउन। यहाँ पे 30 मिनट्स तक एक ऐसी गन फाइट सीक्वेंस है गाइस, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा जॉन विक 1 में नहीं था, जॉन विक 2 में नहीं था और जॉन विक 3 में भी नहीं था। किल काउंट इतने कि गिनना मुश्किल हो जाए। साथ में कार चेज, गन चेज, ट्रैफिक चेज और सबसे बड़ी सीक्वेंस स्टेयरकेस फाइट, जहाँ पे जॉन विक
ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंच जाता है, अनगिनत लोगों को मारते मारते। मार्कस का आदमी उसको एक लात मारता है और जॉन विक एकदम से बैलेंस खो के सीधा ऊपर से वापस नीचे। और अब जॉन विक को लगता है कि वो हार गया, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सुबह होने वाली। और फिर एंट्री होती है डॉनी येन की, और वो यहाँ पे जॉन विक की पूरी मदद करता है उसको ऊपर वापस ले जाने में। और इस सीक्वेंस में काफी मजा आता है। और अब आ जाती है मूवी की एंड सीक्वेंस, जहाँ पे फाइनली जॉन विक इतनी सारी लड़ाई लड़के सुबह की पहली किरण पे टाइम से पहुंच जाता है। और अब यहाँ पे बाउंटी फाइट होने वाली है, जहाँ पे जॉन विक और डॉनी येन को 3 चांसेस मिलेंगे, और जिसने पहली गोली चलाई वो बच गया और दूसरा फिनिश। तो पहले राउंड में दोनों थोड़े थोड़े घायल होते हैं, दूसरे राउंड में थोड़ा सा डिस्टेंस पास हो जाता है और डॉनी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तीसरे राउंड में डॉनी ऐसी गोली चलाता है कि जॉन विक सीधा नीचे। और बस ये देख के मार्कस खुश डॉनी के हाथ से गन लेता है और कहता है कि जॉन विक को तो मैं मारूं। और जैसे ही जॉन विक को शूट करने लगता है, इतने में जॉन विक एकदम से उठता है और एक गोली चलाता है जो सीधा मार्कस के माथे पे लगती है। इन अदर वर्ड्स, पट से हेडशॉट। बट अब यहाँ पे एक सैड चीज होती है। यहाँ पे विंस्टन देखता है कि जॉन विक काफी घायल हो गया है, और जॉन विक धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, थक के सीढ़ियों पे बैठता है और एकदम से पास आउट हो जाता है। एंड कट टू द नेक्स्ट सीन। यहाँ पे विंस्टन और बाउरी किंग जॉन विक और उसकी वाइफ को विजिट करने के लिए ग्रेवयार्ड में आते हैं। तो अब ये देख के तो ये लग रहा है कि जॉन विक यहाँ पे खत्म हो गया है। Not really. लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक डेड बॉडी को ना दिखाया जाए कैरेक्टर जिंदा ही रहते हैं। तो लेट्स सी जॉन विक 5 आएगी या नहीं। मेरे हिसाब से तो आनी ही चाहिए।